Welcome guys to this lecture series of hydraulic machinery. This is part 5 of our lecture series of hydraulic machinery. Let's start without wasting any time. This is part 5, okay? Our first question is the power developed by a reaction turbine is. अब यहाँ पे आप ये देखोगे ना कि ऑप्शन H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रूट H का है। तो ये ऑप्शंस आप देखोगे, आपको पता है यूनिट पावर क्या होता है। यूनिट पावर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो सेम टर्बाइन के लिए रहता है, तो P पावर H 3/2 रहता है। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो पावर प्रोपोर्शनल होगा आपका H 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। H हेड है हमारा, देयरफॉर ये कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ऑप्शन कोई H 3/2 नहीं रहेगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सारा गलत है। लेकिन तब भी अगर आपको लगाना हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो कि गलत है, क्योंकि ये आप फॉर्मूला रो पावर क्या होता है, रो जी क्यू एच होता है। तो क्वेश्चन इसको देख के एग्जामिनर ने बनाया था कि एच के प्रोपोर्शनल होता है पावर। तो अगर आपको लगाना ही है तो प्रोपोर्शनल टू एच लगाओगे आप, लेकिन वो भी आंसर सही नहीं है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू H 3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज ऑप्शन नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए इसका, नोटा। लेकिन हमारे पास अगर लगाना ही है तो ऑप्शन ए लगाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रांसिस टर्बाइन एज द वाटर डिस्चार्ज इज रेडियल एट द आउटलेट। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एक होता है आपका, जैसे जब आपका फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें तो आप फ्रीक्वेंटली देखोगे दो टर्म यूज करेगा, इनलेट ब्लेड एंगल इज रेडियल, ये एक वर्ड यूज करेगा, और एक सेंटेंस फ्रेज यूज करेगा कि डिस्चार्ज एट आउटलेट इज रेडियल। इस दो फ्रेज को हम लोग को क्रैक करना है कि व्हाट डज इट मीन। ओके, तो आप फिर से देखिए। पहले हम लोग इस वाले इसको देखते हैं। जब इनलेट ब्लेड एंगल बोला है रेडियल है, इनलेट ब्लेड एंगल रेडियल मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी आर कंपोनेंट, हमको पता है कि एक यू कंपोनेंट होता है जो कि आपका ब्लेड की वेलोसिटी है। अगर ये हमारा ब्लेड है, इसकी वेलोसिटी यू रहती है इधर। जो आपका एक वी होता है कि फ्लो, जो वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है जेट का, एक वी आर होता है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट होता है विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, तो हमारा रिलेशन हमको पता है कि वी आर क्या होता है, इज वी माइनस यू। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपका वी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे वी आर प्लस यू। अब जब बोल दिए कि ब्लेड रेडियल है, मतलब रेडियल ब्लेड मतलब वेलोसिटी वी आर जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू यू रहेगा। ठीक है, बस ये समझना है, क्योंकि जो ब्लेड रहता है ना उसके ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी ग्लाइड करता है। तो अगर ब्लेड अगर रेडियल है तो जो वी आर जो रहेगा वो भी रेडियल रहेगा। वी आर इज रेडियल, वी आर इज रेडियल। ओके, ये समझना है। इनलेट ब्लेड एंगल तो ये वी आर इज रेडियल। और अगर आपका डिस्चार्ज अगर रेडियल है, डिस्चार्ज इज रेडियल, डिस्चार्ज इज रेडियल, सेकेंड केस। तो डिस्चार्ज रेडियल है तो डिस्चार्ज क्या होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो v इज रेडियल। ओके, ये हमें समझना है। फर्स्ट केस पे क्या था, फिर से देखिए, ब्लेड इज रेडियल, तो आपका वी आर इज रेडियल,
क्योंकि जो ब्लेड रहता है उसके ऊपर वी आर ग्लाइड करता है, तो अगर ब्लेड रेडियल होगा तो वी आर रेडियल होगा। डिस्चार्ज एब्सोल्यूट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वी वो होगा रेडियल होगा। ओके, और रेडियल मतलब ये कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर होगा यू के, वी इज परपेंडिकुलर टू यू। ओके, ये हमारा केस हुआ। अब इन दोनों का केस 1 केस 2 का हम लोग अब नेक्स्ट उसमें स्लाइड में हम लोग इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो केस 1, अब हमको पता है वी आर उसके परपेंडिकुलर है यू के, तो सिंपल सा यू ऐसे बना, वी आर इसको परपेंडिकुलर बना दिए हैं, और हम ये पिछले हमने पहले पढ़ा था कि वी क्या होता है, वी आर प्लस यू। ओके, तो हमें पता है अगर दो को ऐड करते हैं तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक लेके जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा v। तो ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा। सेकेंड केस का क्या बनेगा वेलोसिटी ट्रायंगल, ये देखते हैं। हमारा u तो ऐसे ही आप बनाओ इसमें, लेकिन आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है u के, तो हमको पता है कि ये u फिर v ऐसे आ जाएगा, एक के टेल से दूसरे के हेड, और हेड किसका यहाँ पे v r ऐसे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, वी आर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आपको याद रखना है। और इसका आप कैसे याद कर लोगे कि जो यू वी रहता है वो यू के परपेंडिकुलर रहता है, तो अब ये सारा एंगल आप इसे समझ सकते हो। अब इस केस में इंटरेस्टिंग है कि वी डब्ल्यू क्या होगा, वी डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, यू के बराबर होगा, क्योंकि यू वी डब्ल्यू क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आप समझने के लिए समझो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये यू ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो ये इसका जब आप कंपोनेंट लोगे हॉरिजॉन्टल में तो यू ही आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा इस केस में, वी आर के पैरेलल हो जाएगा, तो वी आर हो जाएगा। इस केस में वेलोसिटी वी डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्योंकि इसका कंपोनेंट ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो जीरो हो जाएगा। और फ्लो वेलोसिटी क्या होगा, तो वो पूरा वी ही रहेगा। ये समझना है हमको। अगर आप ये समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये केस क्या था, रेडियल ब्लेड, रेडियल ब्लेड का केस है ये केस क्या है, रेडियल डिस्चार्ज। ओके, बस ये समझना है आपको, ये आसानी से समझ सकते हो आप। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि द वाटर डिस्चार्ज एट रेडियल द इज रेडियल एट द आउटलेट, तो इसकी बात कर रहा है रेडियल, और आउटलेट की बात कर रहे हैं तो आप सब U2 लिख दो, क्योंकि इनलेट पे 1 लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, और आउटलेट पे 2 लिखते हैं, तो आपका वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमको आपको याद है, हमको अब नाउ यू नो, बस ये दो, ये आपको याद रहना चाहिए वाला से सारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा जीरो, वेलोसिटी ऑफ फॉल जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाटर हैमर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वाटर हैमर क्या है। तो वाटर हैमर के लिए हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि वाटर हैमर क्या होता है, कि हमारे पास यहाँ पे एक डैम बनता है, डैम से लगा रहता है पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के एंड पे एक वॉल्व रहता है, फिर ये हमारा नोजल रहता है, नोजल यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ये वाटर यहाँ से निकलता है। तो अगर ये एब्रप्ट क्लोज होता है ये वॉल्व, तो आपका एक प्रेशर राइज देखते हैं हम लोग इस पेन स्टॉक में, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं, हम लोग को पता है, वी नो दिस। तो जो एब्रप्ट राइज होता है एट दी एब्रप्ट क्लोजर ऑफ दिस वॉल्व, यही वाटर हैमरिंग कहलाता है, जो कि एक नॉइज होता है, लगता है कि कोई हैमर मार रहा है पेन स्टॉक के अंदर, इसलिए वाटर हैमर वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें बेसिकली होता है कि जब आप एब्रप्टली क्लोज करते हो वॉल्व को, तो जो यहाँ पे एक हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा होगा, एब्रप्ट क्लोज कर दिया तो ये कंप्रेस हो जाता है वाटर, और जो कंप्रेस होता है उस वजह से एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है जो कि थ्रू द पेन स्टॉक फ्लो करता है। तो हमारा उस वजह से वाटर हैमर क्रिएट होता है, वाटर हैमरिंग होता है। तो ये ऑप्शन आप देखोगे ना, पहला ऑप्शन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर व्हेन सब्जेक्टेड टू सडन अप्लाइड हाई प्रेशर, यहाँ पे आपने बंद किया,
कंप्रेसिबल हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी की वजह से वो वेव क्रिएट हुआ, उसकी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब सेकंड ऑप्शन देखोगे, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये अब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। कपलान टर्बाइन इज यूज्ड फॉर, दिस इज मतलब ये 2-3 टाइम्स तो पहले भी डिस्कस कर ही लिए होंगे हम लोग कि कपलान टर्बाइन लास्ट है, PFK का लास्ट है हमारा, तो ये किस लिए है? लो हेड एंड हाई, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज कपलान टर्बाइन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लो हेड हाई डिस्चार्ज। तो हेड इज लो एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका AE और ESE एग्जामिनेशंस में। हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन आप करने भी जाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है उसका, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करना भी आपको सेकंड, लेकिन सेकंड राउंड में करना, फर्स्ट राउंड में बस आपको रटा रटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, आपका ये दे रहा है कि ग्रॉस हेड जो है, ग्रॉस हेड वो 100 मीटर्स है, और यूटिलाइज हेड इन द रनर, बोलते हैं यूटिलाइज्ड हेड इन द रनर। तो ये क्वेश्चन बस ना, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो रनर पावर है, यूटिलाइज हेड इन द रनर, वो आपका 72 मीटर दिया हुआ है, मतलब कि 100 मीटर की पूरी एनर्जी अवेलेबल थी, लेकिन लास्ट में रनर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल हो रही है? सिर्फ 72 मीटर की। बीच में लॉसेस हुए होंगे, लॉसेस किस टाइप के हो सकते हैं? एक तो फ्रिक्शनल लॉसेस होता है, लॉसेस किस टाइप के होंगे इस 72 मीटर और 100 मीटर में? एक तो फ्रिक्शनल लॉसेस होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस, और सेकंड होगा आपके पास जो वाटर लॉस है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी वजह से होता है, क्योंकि वाटर पूरा तो वहाँ पे यूज़ हो नहीं पाता है वाटर पावर, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो लॉसेस होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हमारा अभी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अपना फॉर्मूले पे जाते हैं अब, कि हमें पता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है? 0.9 इक्वल टू रनर पावर 72 मीटर एंड वाटर पावर। तो यहाँ से वाटर पावर आपकी वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन 0.9, 8 टाइम्स हो जाएगा तो 80 मीटर्स आ जाएगा आपका। तो वाटर पावर, व्हाट इज वाटर पावर? 80 मीटर्स। अब इसका फिगर एक बार बना लेते हैं तो कि आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिजर्वायर था, ये पेनस्टॉक से मूव किया, ये एक वॉल्व लगाया गया, और ये आपका एक जेट आ गया, और यहाँ पे हम लोग के पास शेफ्ट था, शेफ्ट के ऊपर रोटर लगा हुआ है, ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये जो क्रॉस हेड इसको बोलते हैं 100 मीटर्स, लेकिन जब यहाँ से ये फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि इसके पास 72 मीटर था, और हम लोग अपनी जो पिछला कैलकुलेशन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वजह से कर दिए, यहाँ पे इसके पास 80 मीटर की एनर्जी बसी हुई है, 80 मीटर की। तो ये जो 100 माइनस 80 होगा, यही तो आपको फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। 80 मीटर की एनर्जी इस पॉइंट पे है, 100 मीटर की एनर्जी इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जब फ्लो कर रहा है, जो 20 मीटर का लॉस हुआ वही फ्रिक्शनल लॉस हुआ, क्योंकि और कोई लॉस तो यहाँ पे है नहीं। तो फ्रिक्शन हेड जो पूछ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा आपका? फ्रिक्शन हेड इक्वल टू 100 मीटर्स माइनस 80 मीटर्स इक्वल टू 20 मीटर, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यही था कि आपको यहाँ पे 72 मीटर रनर पावर को दिया हुआ था, यहाँ से आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे पावर, वाटर का पावर निकाल लिए, वाटर की पावर और ग्रॉस हेड का माइनस करके आप फ्रिक्शन हेड निकाल लिए, सिंपल सी बात है। आप इस क्वेश्चन को दिमाग में भी कर सकते हो कि 72 मीटर दिया है बाई 0.9, 80 मीटर आ गया, 80 का 100 कर दिए, 20 आंसर आ गया, बस सिंपल। इतना मैंने समझाया ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज यू कैन डू इट विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका ना मॉडल प्रोटोटाइप क्वेश्चन है। हमने 2 केस पढ़ा था,
एक तो सेम टरबाइन सेम टरबाइन की बात करता है, तो वहाँ यूनिट क्वांटिटीज आपको यूज़ करना है। एंड सेकेंड केस वाज मॉडल प्रोटोटाइप। मॉडल प्रोटोटाइप का जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी यूज़ करना था आपको सेम टरबाइन में, और मॉडल प्रोटोटाइप में आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर की बात कर रहा है, तो पावर हम लोग को पता है रो जी क्यू एच होता है, और यहाँ से डिराइव कर रहा है। वैसे आपको याद रहना चाहिए, जो लास्ट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे वो याद रहना चाहिए। रो जी कांस्टेंट है, क्यू होता है ए इंटू वी इंटू एच। वेलोसिटी आपको पता रहना चाहिए, दो चीज़ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी पाई डी एन होता है और रूट टू जी एच होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, और पाई को इग्नोर कर दो और टू जी को इग्नोर कर दो, तो डी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू एच आ जाएगा। इसको यूज़ कर लेना है आपको। एरिया क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी आ गया डी एन, तो डी एन एक और आ जाएगा, एच क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल सा आ गया डी का पावर 5 एन क्यूब प्रोपोर्शनल। तो आपका क्या आ जाएगा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू डी पावर 5 एन क्यूब। सिंपल सी बात है। अगर मॉडल प्रोटोटाइप है तो पावर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि पावर अपॉन पी अपॉन डी का पावर 5 एन क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। आपको ये यूज़ करना है अगर इन केस ऑफ मॉडल प्रोटोटाइप क्वेश्चन। मॉडल प्रोटोटाइप क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर क्यू निकालने को बोल दे तो फिर वही जो क्यू है आपका इक्वल टू ए वी होता है। ए क्या होगा डी स्क्वायर, वी क्या होगा डी एन पढ़े हैं, तो क्यू डी क्यूब एन हो जाएगा। ये निकाल लेना है आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये अभी भले मत याद रखिए, लेकिन ये आपको मस्ट है, क्योंकि मॉडल प्रोटोटाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन पीक पावर के टर्म्स में पूछता है आपको। अब पावर के टर्म्स में पूछेगा आपको, तो आपको तो ये याद रहना चाहिए, ओके। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने, ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हेल्प ऑफ 1:10 मॉडल है, 1:10 मॉडल है, ठीक है। तो डाया आपका 1:10 लेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। और सेम स्पीड पे रन कर रहा है और एफिशिएंसी, तो एन आपका सेम हो गया। तो P1/D1 फॉर N1 क्यूब इक्वल टू P2/D2 का पावर 5 N2 क्यूब। एन तो सेम है तो कट जाएगा, एन 1 हो जाएगा दोनों, ठीक है। P1/D1 का पावर, तो पावर डेवलप्ड बाय द मॉडल, तो पावर डेवलप P1 लिखेंगे। तो ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया P2/D1/D2 पावर 5, ठीक है। अब ये 10 मेगावाट है, इंटू 10⁶ इंटू D1/D2 करेंगे आपको, तो 1/1 आपका 10 आ जाएगा का पावर 5। तो ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 100 वाट आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। आंसर विल बी बी, ठीक है। तो मॉडल इसका बस बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि मॉडल प्रोटोटाइप का भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, पावर ही पूछेगा मैक्सिमम, तो याद रहना चाहिए डी का पावर 5 एन क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको मॉडल प्रोटोटाइप क्वेश्चन में। और यूनिट क्वांटिटीज तो हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट क्वांटिटीज पूछेगा तो आपको कैसे लगाना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और टरबाइन, ये देखिए क्वेश्चन ये है कि पावर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, पावर रो जी क्यू एच। तो हम रो की वैल्यू पुट करेंगे, आपका वाटर मान लेंगे, तो वाटर रो हो गया आपका 1000 हो गया, जी 9.81 हो गया, क्यू 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, हेड 25 हो गया। अब बस यहाँ पे एफिशिएंसी दे दिया है ना कि ओवरऑल एफिशिएंसी 90% है, तो आप यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जो पावर निकालना रहेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो, इसको 10 मान लो, इसको ये कर लो, इसको 25 को 100/4 मान लो, 100/4 मान लो,
81 आ गया आपका, 81/4 समथिंग। तो आपका इससे आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या आता है इसका। बी इज द आंसर, 1986.5 किलोवाट। ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो मैक्सिमम बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इम्पल्स टर्बाइन होता है उसका एफिशिएंसी क्या होता है, 1+cos⁵/2। ये हमें पता है। फाई क्या होता है, 180 माइनस एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल होता है 180 माइनस डिफ्लेक्शन एंगल। अब इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब तो cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, बाई 2 आप करोगे तो 3/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0.75 आंसर आया हमारा। अब 0.75 आया, 0.75 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ओके, तो सिंपल सा अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फाई क्या होता है, 180 डिग्री माइनस डिफ्लेक्शन एंगल। ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप मन में कर सकते थे विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। कि पहले उसका रेडियल इनलेट होता है और एक्सियल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियल मिक्स्ड फ्लो होता है, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन। मिक्स्ड फ्लो का मतलब क्या है, रेडियल इनलेट होगा एंड एक्सियल डिस्चार्ज होगा। ओके, बेसिक सी बात है, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ओके, और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कप्लान टर्बाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रोटर। ये भी बहुत बार डिस्कस हो रही है। जो वेलोसिटी होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक वेलोसिटी वर्ल होता है, एक वेलोसिटी फ्लो होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जो एरिया रहता है वो कांस्टेंट रहता है, एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है, तो Q इक्वल टू AV होता है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रोटर रिमेन्स द सेम इन कप्लान टर्बाइन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टर्बाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन विथ रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। तो ये भी बहुत बड़ा ये पेल्टन टर्बाइन आपका रिएक्शन टर्बाइन नहीं है। कप्लान में आपका पास एक्सियल फ्लो होता है, तो एक फ्रांसिस बचा। कर्टिस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। आप फ्रांसिस यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि आपका इनवर्ड फ्लो है और रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट है। अब यहाँ पे आप फिर से सोचो, रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट का मतलब क्या है। आपको ये बताया था कि V2 रहेगा, V रहेगा परपेंडिकुलर टू U। अब V परपेंडिकुलर टू U रहेगा, आप इसका तुरंत वो बना दो, वेलोसिटी ट्रायंगल बना दो कि आपका U है इधर, तो V इधर आ गया, VR इधर आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वर्ल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसिस टर्बाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये बोल रहा है कि फॉर अ नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू ऑफ 1 द मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका होता है। अब हमें पता है कि जो हम लोग स्पेसिफिक स्पीड हम लोग ने पढ़ा है, वो उसका वैल्यू कुछ ऐसे पढ़ा है कि अगर 0 से 50 के लिए वैल्यू पढ़ा है, 50 से 300 के लिए वैल्यू पढ़ा है, एंड 300 से एंड एबव के लिए वैल्यू पढ़ा है। 0 से 50 पेल्टन का होता है, 50 से 300 आपका फ्रांसिस का होता है, और 300 एंड एबव कप्लान का होता है। अब लेकिन ये वैल्यू 1 बोल रहा है, लेकिन ये आपको पहली बात जाना कि जो ये NS होता है ना, वो डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड होता है।
ये नॉन डायमेंशनल नहीं है, लेकिन अब हमने तो ये पढ़ा नहीं, तो हम क्वेश्चन को कैसे वो करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ना कि इसको हम लोग 100 से डिवाइड करें, 0.5, ये कुछ 0.5 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 to 3 आया, इसको करेंगे तो 3 एंड अबव आया। ठीक है, अब 1 वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी टरबाइन। देखिए ये तो हो गया तरीका, वहाँ जुगाड़ का तरीका कि आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वहाँ पे। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं। हमारा एक ड्राइंग बनता है जो नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक, इसके एक ग्राफ बनता है। ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाता है एन एस, वो भी नॉन डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल। और वाई एक्सिस पे आ जाता है आपका नीटा, एफिशिएंसी। ठीक है, ये 0.9 आप वैल्यू मान लो एफिशिएंसी का, और ये 0.8 मान लो। बेसिकली ये जितने भी टर्बाइन्स हैं इनका एफिशिएंसी 80% से अबव ही रहता है, तो 0.8 से 0.9 के आसपास लाई करेगा वैल्यू। अब यहाँ पे आप 0.5 हमारा एक वैल्यू था, एक 3 वैल्यू था। तो आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ मोटा मोटी जो आपको याद करना है वो कुछ ऐसे रहता है कि पेल्टन का इधर लाई करता है, कप्लान का ऐसे लाई करेगा, सॉरी फ्रांसिस का ऐसे लाई करेगा, और कप्लान का ऐसे लाई करेगा, याद करने के लिए आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पी, ये हो गया एफ, ये हो गया के, कप्लान, फ्रांसिस और पेल्टन। ये फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग को पता है वो आप बाई 100 करोगे ना तो वैल्यू ये 0.5 आ जाएगी, 3 आ जाएगी वैल्यू। ये याद जुगाड़ का तरीका है, बता रहा हूँ मैं, है ना। नहीं तो ऐसे आप प्रैक्टिकली करोगे तो प्रैक्टिकली यही आता है आंसर। ओके, अब लोग एग्जैक्ट क्या होता है फिगर वो देखते हैं। एग्जैक्ट फिगर देखिए ऐसा है कि यहाँ पे एफिशिएंसी है हमारा वाई एक्सिस पे, ये 0.9 है, ये 0.8 इधर कहीं आना चाहिए, 0.8 इधर, और ये आपका स्पेसिफिक स्पीड है आपका। तो आप ये देखो इस पेल्टन के लिए ये बना दिया है, फ्रांसिस के लिए इधर दे दिया है, और कप्लान के लिए ये दे दिया है। तो ऐसे आप देखोगे ये आ रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो मैंने पिछले बनाया था वही आया आंसर, उसको याद करोगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 के लिए क्या रहता है, तो आंसर हमारा क्या था, फ्रांसिस। ठीक है, यहाँ आप देखोगे 1 के आसपास किसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है, 1। ये क्वेश्चन अगर 0.5 बोल देगा तो आपको पेल्टन लगाना पड़ेगा, 0.1 बोल देगा पेल्टन, 0.2 बोल देगा, 0.4 बोल देगा पेल्टन। लेकिन फिर जहाँ 1 के आसपास जाएगा तो फ्रांसिस 1 रहेगा, 2 रहेगा फ्रांसिस, ठीक है, 3 रहेगा फ्रांसिस, 4 के पास वो जाने लगता है तो कप्लान आ जाएगा आंसर। इसीलिए वो वैल्यू जो है 10 से 0.5 पेल्टन, 0.5 to 3 फ्रांसिस, 3 एंड अबव कप्लान, ये वैल्यू याद रखना है। और ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड का। अगर डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड है तो वही आपका वैल्यू 50, 550 तो 300, लेस देन 50 और 300 एंड अबव। ठीक है, ये आपको आंसर याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है कि व्हेन ब्लेड स्पीड रेशियो इज जीरो नो वर्क इज डन। अब ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है, U/V इज जीरो। ये कब जीरो होगा, जब U जीरो है। अब U मीन्स क्या है कि ब्लेड मूव नहीं कर रहा है। अब ब्लेड नहीं मूव कर रहा है तो आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू U जीरो तो वर्क डन जीरो। तो फोर्स कितना हो, फोर्स कितना भी लगे लेकिन वर्क डन जीरो ही रहेगा। तो वही लिख रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ब्लेड इज इवन द टॉर्क ऑन द ब्लेड इज मैक्सिमम। कितना भी आप इसको मैक्सिमम कर लो, लेकिन अगर U जीरो है तो आपका वर्क डन जीरो ही होगा। ठीक है, वर्क डन विल बी जीरो। अगर फोर्स, इसको जैसे आप वर्क डन T/ओमेगा भी लिख सकते हो। ओमेगा फंक्शन ऑफ U होता है और टॉर्क फंक्शन ऑफ F होता है, तो वही बोल रहा है, टॉर्क की बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा
ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेट ऑफ द वाटर पासिंग, वेट क्या होगा आपका, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, मैं सॉल्व करता हूँ। वेट क्या होगा, एम इंटू जी, एम क्या होगा, रो इंटू क्यू इंटू जी, ये क्या हो जाएगा, रो क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन टर्बाइन है, एक्सटर्नल डायमीटर एस बी इतना इतना, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा, ये फ्रांसिस टर्बाइन की बात कर रहा है, तो क्यू कितना आ जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू बी इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंटू जी। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू पुट कर दो आप, 1000 वाटर मान के, पाई डी क्या दिया हुआ आपका, एक्सटर्नल डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 हो गया, बी कितना दिया, ब्रेथ दिया हुआ आपका 0.25 मीटर्स, 250 mm दिया हुआ है ना, यह वैल्यू आ जाएगा, इंटू वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, फ्लो 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू जी 9.1881। लेकिन ये बोल रहा है कि ना 10% ऑफ एरिया इज ब्लॉक्ड, तो ये जो एरिया है ना, ये जो आपका वैल्यू है, इसमें 0.9 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ 0.9 मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 14 किलो न्यूटन पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको करना है, लेकिन फर्स्ट गो में नहीं करना है, सेकंड गो में करना है, याद रखिए। फर्स्ट गो में आपको सिर्फ जो रटा रटा क्वेश्चन है, जो आप विद इन 10-20 सेकेंड्स कर सकते हो, उसको करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है कि सेम शेप टर्बाइंस को क्या बोलेंगे, उनका क्या सेम होगा, स्पेसिफिक स्पीड सेम होगा। स्पेसिफिक स्पीड का आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता रहना चाहिए। डेफिनेशन होता है कि इज स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड इज स्पीड ऑफ जियोमेट्रिकली similar turbine that produces unit power under unit head। तो ये इसका आंसर ना ज्योमेट्रिकली सिमिलर से आ जाएगा, कि सेम शेप और ज्योमेट्रिकली सिमिलर। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्रिकली सिमिलर पता है तो सेम शेप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक स्पीड आंसर है। और आपको इसका एन एस का ये भी पता था, फिर से बता देता हूँ, एन रूट पी H5/4, इसका 3-4 फॉर्मूला था, एन पी बाई रो जी H5/4, एक और फॉर्मूला था एन रूट एन पी, अगर नंबर ऑफ जेट्स लगा हुआ है H5/4। तो ये 3-4 फॉर्मूला आपको तुरंत दिमाग में रहना चाहिए जब भी आए। ओके, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड। अगर सेम शेप का है तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है तो सेम शेप है, तो स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग कि पेल्टन टरबाइन में फ्लो का रेगुलेशन क्यू को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो हम लोग का ये दिमाग में आपके फिगर आना चाहिए फिर से, कि पेन स्टॉक है एक, इसमें हम लोग वॉल्व लगा दिया है और यहाँ से जेट निकल रहा है। यहाँ पे बेसिकली ना एक स्पीयर लगा देते हैं हम लोग, जो ये एरिया है ना इसको कंट्रोल करते हैं थ्रू स्पीयर। स्पीयर क्या होता है ना, यहाँ पे समझ लीजिए आप ना, कोई आप एक बेसिकली समझ लो एक डंडा लगा दो, डंडा को निकाल दे रहे हो, डंडा को लगा दो, डंडा को निकाल दो, डंडा को, जब डंडा लगाओगे आप तो उसका एरिया कुछ ब्लॉक होगा, तो उससे जो फ्लो होगा वो कम ज़्यादा होगा, तो उसी के थ्रू हम लोग करते हैं। तो जो इसको ये वाला जो हमारे पास नोजल है, इसी वाले एरिया को एनुलर एरिया बोलते हैं, एनुलर एरिया। अब एनुलर एरिया को कंट्रोल करते हैं हम लोग थ्रू स्पीयर। अब स्पीयर को आप लोग डंडा समझ सकते हो, ओके। तो हमारा आंसर एनुलर एरिया को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक, ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सिंपल ना, बेसिकली पूछ रहा है कप्लान टरबाइन में आपके पास क्यू क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन। अब क्यू पता है आपको कि ए इंटू वी होता है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है एक्सियल फ्लो है, तो एक्सियल फ्लो है तो बेसिकली यहाँ पे
इसका कुछ डाया आप मान लीजिए डी आउट है, और इसका मान लीजिए, इसको बोलते हैं ना हब, हब बोलते हैं, या इसको बॉस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई 4, और इसके थ्रू फ्लो कर रहा है एक्सियली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी आउटर स्क्वायर माइनस डी हब, हब या बॉस स्क्वायर, या एरिया हो गया, और इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आउटर स्क्वायर बॉस बॉस स्क्वायर का है डायमीटर इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो क्यू, ये आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर होता है आपका जो ए ऑप्शन दिया है पाई डी बी एफ, ये आंसर होता है हमारा फ्रांसिस टरबाइन के लिए, ये आंसर होता है हमारा पेल्टन के लिए, और ये बॉस तो छोटा होता है तो ये आंसर नहीं होगा, बॉस का तो डाया छोटा होता है तो छोटे वाले का पहले नहीं होगा। ओके, ऑब्वियसली ये नेगेटिव आंसर है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है, इसमें आपका आंसर क्वेश्चन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन कंड्यूट। ओपन कंड्यूट मतलब कि जो ओपन फ्लो है, बेसिकली समझ लीजिए जैसे हमारा नाला बहता है, नदी बहती है, वैसा फ्लो कौन सा है, तो बेसिकली वैसा फ्लो ना उसको फ्लूम कहते हैं। हमारा टनल तो पता है, टनल क्लोज होता है, जब आप गाड़ी लेके जाते हो, वैसे सोचिए गाड़ी लेके जाते हो तो क्लोज होता है टनल, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से उधर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो ये भी क्लोज होता है। पेन स्टॉक तो पता ही है, जो पाइपलाइन, जो टरबाइन में पाइपलाइन यूज़ होता है उसको पेन स्टॉक बोलते हैं, वो भी क्लोज होता है, पाइपलाइन तो क्लोज होता ही है। फ्लूम है आपका, फ्लूम जो होता है वो ओपन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और इज नॉट ओपन, इज ओपन कंड्यूट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इतना क्वेश्चन, इतना दिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ना लेवल उसमें थर्ड अटेम्प्ट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन आसान, लेकिन जब ज़्यादा डाटा दिया जाए तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बस रटा रटा क्वेश्चन करना है, सेकंड अटेम्प्ट में जो आपको बस देख के लगे कि हाँ वन स्टेज फार्मूला है उसको लगाना है, थर्ड स्टेज में 3 स्टेप फार्मूला 4 स्टेप फार्मूला लगाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसको हमको लगाना पड़ेगा। ये पूछ रहा है आपका व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होता है आपका पास कि रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, अब रनर पावर क्या होगा आपके पास, एम डॉट वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू बाई वाटर पावर। वाटर पावर क्या हो जाएगा हमारा एम जी एच। ठीक है, मास मास कैंसिल हो जाता है, और आपको पता है कि जब बोल दिया डिस्चार्ज एट आउटलेट इज रेडियल, तो हमें पता है कि ये यू रहता है, अगर डिस्चार्ज आउटलेट है तो मतलब कि यू वी इज परपेंडिकुलर टू यू, तो वी ऐसे आ जाएगा, और ये आउटलेट की बात करें तो यू टू हो जाएगा और वी आर टू हो जाएगा। तो इस केस में डिस्चार्ज एट आउटलेट इज रेडियल, तो वी डब्ल्यू टू इज़ जीरो, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो अभी हमें क्या बचा, वी डब्ल्यू वन यू वन बाई जी एच। अब एक और केस दिया हुआ है रेडियल एट इनलेट, अब रेडियल एट इनलेट दिया है मतलब कि वी आर रनर वेन्स आर रेडियल एट इनलेट, तो वी आर इज परपेंडिकुलर टू यू। तो इस केस का डायग्राम कैसे बनेगा, ये यू है, ये वी आर है, ये यू है, ये वी है, वी वन, और इनलेट पे बात कर रहा है तो आपका वन आ जाएगा। तो इस केस में आपको क्या पता चलेगा कि वी वन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वी डब्ल्यू होता है, तो वी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू यू वन, ये यहाँ से आ रहा है, इस केस से आ रहा है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो यू वन वी डब्ल्यू वन बराबर है, तो यू वन स्क्वायर अपॉन जी एच आ जाएगा, बेसिकली सिंपल सा आंसर है। अब आपको लेकिन इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया, यू वन नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वाले ही फिगर को यूज़ करो। गाइड ब्लेड एंगल क्या है, गाइड ब्लेड एंगल वो होता है जो इनिशियल एंगल होता है जो कि वेलोसिटी जो जेट को एक गाइड करता है थ्रू द ब्लेड, वो क्या होता है एंगल, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और यू के बीच का एंगल होता है गाइड ब्लेड एंगल, ये 10 डिग्री दिया हुआ है।
अब आप फिगर देख लो फिर से एक बार कि ये हमारा u1 था, ये आपका v1 था और ये आपका vr1 है। ये 10 डिग्री दिया हुआ है। 10 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास vr1 अपॉन u1। अब vr1 पता है आपको vf है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, क्योंकि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है v1 का वो vr1 है, वर्टिकल कंपोनेंट v1 का क्या होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है, तो u1, तो यहाँ से u1 आ जाएगा आपके पास vf अपॉन 10 और 10 क्या दिया हुआ 0.175 दिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 अपॉन 0.175। इसको दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 अपॉन 175, 25 ये आएगा आपका 5437 100/7, तो आपके 14.28 आ जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। तो आपको आ गया कि u1 क्या है 14.28 है मीटर पर सेकेंड। और हमको पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है कि नीटा एच क्या होता है इस केस में, नीटा एच होता है आपके पास u1 स्क्वायर बाई जी एच, तो 14.28 स्क्वायर इंटू जी 9.81 इंटू एच 25 मीटर्स दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखिए 14.28 स्क्वायर इंटू 22, ये आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करते हैं इसको 14.28 इसका आंसर आ जाएगा 90 नहीं लेस देन 80 के अराउंड आएगा, तो 81.5% का आंसर आ रहा है लगभग, तो 81.63 हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बस डिस्कस ये करना है ना कि आपको नीटा एच, अगर आपको नीटा एच दिया है टरबाइन में, अगर केस है तो आपको पता है कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम वी डब्ल्यू वन, फॉर्मूला वी डब्ल्यू वन u1 माइनस वी डब्ल्यू टू u2 अपॉन जी एच, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अब दो केस हो सकता है कि आपको दे दिया हो कि जो गाइड ब्लेड एंगल है, दो केस जो हम लोग डिस्कस किए थे कि गाइड ब्लेड एंगल रेडियल है, तो उससे तो पता चल जाएगा ना कि Vw1 आपके पास Vw1 आपके सिंपल हो जाता है Vw1 इक्वल टू u1 हो जाता है। ठीक है, एक ये केस हो गया, और एक आपका हो गया रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। इस केस में आपका हो जाता है Vw2 0, तो नीटा एच आपके पास आ जाता है u1 स्क्वायर बाई जी एच, अगर ये दोनों केस दिया हुआ है। ठीक है, बस ये केस दिया रहे तो नीटा एच हो जाएगा आपके पास Vw1 u1 बाई जी एच। बस ये केस दिया रहे तो क्या आ जाएगा आपके पास u1 स्क्वायर माइनस Vw2 u2 बाई जी एच। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये केस दिया है तो बस ये आंसर होगा, बस ये केस दिया है तो नीटा एच इतना होगा, और दोनों केस दिया है तो आंसर इतना होगा। ठीक है, तो नीटा एच की वैल्यू बेसिकली जनरली ये तो दिया ही रहता है कि डिस्चार्ज एट रेडियल डिस्चार्ज ये दिया रहता है एट आउटलेट, तो रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट दिया रहेगा तो आपको बेसिकली ये तो याद ही रखना है कि रेडियल डिस्चार्ज जब दिया है तो Vw1 u1 बाई जी एच ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये रेडियली पूछता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं हम लोग, इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और कपलान टर्बाइन का है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज़, तो 80% क्वेश्चन वर्बेटियन यहीं से आएगा, मतलब वर्ड बाय वर्ड यहीं से आएगा। न्यूमेरिकल्स भी जो होंगे उसकी वैल्यू बस चेंज होगी, क्योंकि मैंने आलतू फालतू न्यूमेरिकल नहीं रखा हुआ है कि जो कि लंबा हो, जो आप सॉल्व नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे 10 की डिग्री नहीं दिया रहता, तो आप सॉल्व कैसे करते इसको, बहुत बार नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, फिर वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आप उस क्वेश्चन में फंस जाओ। 5 मिनट्स आप वेस्ट करोगे और फिर
आप उस क्वेश्चन को लास्ट में देखोगे 10 की वैल्यू दी नहीं हुई है, फिर आप सोचोगे क्या लगा दें, फॉर्मूला लगाओगे 10 का साइन 10 कॉस 10 ऐसे करके फॉर्मूला लगाओगे, नहीं आएगा, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन वैसे ही आपको अप्रोच करना है जो कि वहाँ पे आप सॉल्व कर सको, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। वही फॉर्मूला है कि फर्स्ट गो में जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो 10 सेकंड्स वाला क्वेश्चन लगाना है, जो कि क्वेश्चन पढ़े आपको विदिन 10 सेकंड्स आंसर आ गया। सेकंड गो में 30 सेकंड्स वाले की 30 सेकंड में आंसर आ जाए, और थर्ड अटैम्प्ट में सारे क्वेश्चन फिर एक बार देखना है कि शायद आप लगा लो, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद क्वेश्चन। अगर तीन घंटे का एग्जामिनेशन है तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट लेता है लगभग 1.5 आवर, ये लेता है आपका 30 to 45 मिनट्स। उसके अलावा जो आपका 30 मिनट्स बचा है, 30-45 मिनट्स बचा है, इसको आपको थर्ड अटैम्प्ट में देना रहता है क्वेश्चन पेपर को, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।